हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। एक बार फिर से दुनिया में एक सशक्त संदेश गया है जब भारत ने अफगानिस्तान को मदद भेजकर पूरी दुनिया को जगा दिया है। जो पाकिस्तान लगातार और बार बार अफगानिस्तान को परेशान कर रहा था और अफगानी नागरिकों को अपने देश से बाहर धकेल रहा था, अब उन घावों पर भारत ने मरहम लगाना शुरू कर दिया है। सबसे अहम बात यह है कि हाल ही में 16 टन कौन कौन सी मदद भारत से रवाना हुई, इसकी चर्चा विस्तार से होगी और यही कदम पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। और उसके बाद हम देखेंगे कि तुर्की में जो शांति वार्ता होने वाली थी आखिर क्यों टूट गई। उसके पीछे के खुलासे अब सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका का ड्रोन है जिसने उस समझौते को होने ही नहीं दिया। दरअसल अब साफ हो गया है कि पाकिस्तान एक तरह से अमेरिका का सैन्य अड्डा बन चुका है, जहां से अमेरिकी हथियार उड़ान भरते हैं और आसपास के इलाकों में तबाही फैलती है। अमेरिका के ड्रोन पाकिस्तान के रास्ते होकर अफगानिस्तान पर निगाह रखते हैं, बमबारी करते हैं, बार बार घुसपैठ करते हैं और पाकिस्तान उन ड्रोन्स को रोकता नहीं बल्कि अलाउ करता है। यही कारण है कि अफगानिस्तान बार बार पाकिस्तान पर हमले करता है और पाकिस्तान अपनी इस स्थिति को छिपाने के लिए भारत पर आरोप लगाता है। पर अब कुछ ऐसे खुलासे सामने आए हैं कि एक फोन कॉल नहीं, तुर्की का समझौता ध्वस्त कर दिया और आप समझ पाएंगे कि पाकिस्तान किस तरह पूरी तरह अमेरिका का गुलाम बन गया है। सस्पेंस बरकरार है, आगे की चर्चा में हम हर कड़ी खोलकर बताएंगे। और देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान और अमेरिका की मदद से जो अमेरिकी ड्रोन है वे लगातार अफगानिस्तान के ऊपर उड़ान भर रहे हैं, उसे देखकर अब तालिबान का जो शिक्षा मंत्री है, बताया जा रहा है कि वो पूरी तरह से अपने देश की शिक्षा को अब आधुनिक बनाने जा रहा है, जहां अब तालिबान केवल तलवार और बंदूक पर नहीं बल्कि मिसाइल और ड्रोन बनाएगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। तालिबान के शिक्षा मंत्री ने खुलकर कहा है कि अब समय है कि हम अमेरिका और पाकिस्तान दोनों से भिड़ने के लिए तैयार रहें, दोनों का सामना करने के लिए तैयार रहें। और जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए तालिबान ने भी पाकिस्तान का पानी धीरे धीरे बंद करने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है और इसमें भारत भी तालिबान की जमकर मदद कर रहा है। अफगानिस्तान में ऐसे ऐसे डैम बनाए जा रहे हैं जो पाकिस्तान को बूंद बूंद पर तरसने के लिए मजबूर कर सकते हैं और उन सभी डैम को बनाने में भारत बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस पर भी आगे चर्चा होगी। और फिर देखिए, एक नई अपडेट सामने आ रही है जहां पर तालिबान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कभी पाकिस्तान के बेहद करीबी माने जाते थे और पाकिस्तान के इशारे पर अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय दूतावास पर बम धमाके करवाते थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, पाकिस्तान को चेतावनी और धमकी दोनों दे रहे हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी का जो बयान आया है पाकिस्तान के खिलाफ, वो सुनकर भारत को सुकून मिलेगा, क्योंकि जो कभी भारत का दुश्मन हुआ करता था आज वो भारत के दुश्मन को चुनौती दे रहा है और खुद तालिबान भारत के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। और फिर वीडियो के अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो पाकिस्तान की तालिबान नीति है वो पूरी तरह से पाकिस्तान को एक जाल में फंसा चुकी है। पाकिस्तान अपने ही बनाए जंजीरा में बुरी तरह उलझ गया है, जिससे बाहर निकल पाना उसके लिए आसान नहीं होगा। और पाकिस्तान के अंदर आतंकी हमले अब एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ने वाले हैं, यानी जो हमले पहले भारत में हुआ करते थे अब वे पाकिस्तान में होंगे और भारत पूरी तरह से अब सुरक्षित हो गया है। यानी कि भारत पाकिस्तान को उनके ही गेम में हरा रहा है। जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने पैदा किए थे अब वही आतंकी बंदूक उठा रहे हैं और अपने ही सरगनाओं को मार रहे हैं और इस तरह से भारत सुरक्षित होता जा रहा है और पाकिस्तान के घर में घुसकर अज्ञात हमलावर लगातार तबाही मचा रहे हैं। सस्पेंस बरकरार है, आगे की कड़ियां खोलकर बताई जाएंगी। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि भारत ने अफगानिस्तान को 16 टन दवाइयां क्यों भेजी। तो भारत ने अफगानिस्तान को जो 16 टन दवाइयां और डायग्नोस्टिक किट भेजी हैं, वो सिर्फ मदद नहीं बल्कि एक शक्तिशाली संदेश है कि इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती। जब पाकिस्तान अफगान सीमाओं पर गोलाबारी कर रहा है और निर्दोषों को शरण से वंचित कर रहा है, उस वक्त भारत ने करुणा की मिसाल पेश की। भारत ने यह सहायता तालिबान शासन के जन स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी, जिससे वहां की जनता को मलेरिया, डेंगू और लीशमेनियासिस जैसी जानलेवा बीमारियों से राहत मिले। यह सिर्फ चिकित्सा सहायता नहीं बल्कि एक भावनात्मक पुल है जो दिल्ली और काबुल के बीच भरोसे और सहयोग की नई कहानी लिख रहा है। भारत जानता है कि एक देश की सच्ची ताकत उसके मिसाइलों में नहीं बल्कि उसके मानवता के निर्णयों में होती है और यही वो क्षण है जब भारत ने दुनिया को बताया कि वो विकास और दया दोनों का नेतृत्व कर सकता है। अब समझते हैं कि ये मदद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों पर कैसे असर डालेगी। तो भारत की ये दरियादिली ऐसे वक्त आई है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। पाकिस्तान की सेना जहां अफगान धरती पर हमला बोल रही है और वहां की सरकार के साथ टकराव बढ़ा रही है, वहीं भारत का यह कदम दोनों देशों के बीच संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की अफगान नीति अब संकट में है, क्योंकि भारत ने जिस नरमी और सहयोग की रणनीति अपनाई है वो पाकिस्तान की कठोर और हिंसक सोच पर सीधा प्रहार है।
भारत ने यह मदद चाबहार पोर्ट के जरिए भेजी, जो अब दोनों देशों के बीच व्यापार और सहयोग की नई धुरी बन चुका है। इस पूरी घटना ने अफगानिस्तान के लोगों के दिलों में भारत के लिए वो सम्मान और अपनापन जगा दिया है जो किसी युद्ध से नहीं जीता जा सकता था। अब काबुल में भारत को सिर्फ एक मित्र देश नहीं बल्कि एक संरक्षक और शुभचिंतक के रूप में देखा जा रहा है। चलिए अब जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की शांति वार्ता आखिर क्यों ध्वस्त हुई। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो शांति वार्ता तुर्की में हो रही थी, उसका असली कारण भारत नहीं बल्कि अमेरिका के ड्रोन हमले थे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने वार्ता के टूटने का दोष भारत पर डालने की कोशिश की, लेकिन असलियत यह थी कि पाकिस्तान खुद अमेरिकी ड्रोन को अफगानिस्तान की धरती पर हमले करने से नहीं रोक पा रहा था। तालिबान सरकार ने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान अमेरिकी ड्रोन उड़ाने बंद कर दे तभी अफगान धरती से पाकिस्तान पर हमले नहीं होंगे। लेकिन इस प्रस्ताव को पाकिस्तान ने मना कर दिया क्योंकि वो अमेरिका के साथ किए गए समझौते को तोड़ने की स्थिति में नहीं था। इस स्थिति में अफगान पक्ष ने वार्ता रोक दी क्योंकि उन्हें लगा कि पाकिस्तान खुद अपने देश की संप्रभुता खो चुका है और अमेरिका के इशारों पर काम कर रहा है। यानी पाकिस्तान अब खुद एक स्वतंत्र देश नहीं रहा बल्कि अमेरिका का सैन्य अड्डा बन चुका है। अब समझते हैं कि अमेरिकी दबाव में पाकिस्तान ने कैसे अपने ही हितों को कुर्बान किया। तो वार्ता के दौरान पाकिस्तान के प्रतिनिधि पहले अफगानिस्तान की कुछ शर्तों पर सहमत हो गए थे, लेकिन अचानक एक फोन कॉल के बाद उनका रुख बदल गया। ये कॉल पाकिस्तान की उच्च सैन्य कमान से आई थी, जिसने उन्हें याद दिलाया कि अमेरिका के साथ किए गए ड्रोन समझौते को तोड़ना असंभव है। इसके बाद पाकिस्तान ने पलटी मार दी और वार्ता टूट गई। अफगान मीडिया ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि उसने अमेरिका को अपने हवाई क्षेत्र से अफगानिस्तान पर ड्रोन हमले करने की अनुमति दी हुई है। इस खुलासे से स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान अब अपने हितों से ज्यादा अमेरिकी आदेशों का पालन कर रहा है। यही वो बिंदु था जहां तालिबान को लगा कि इस देश से किसी सच्चे समझौते की उम्मीद करना बेकार है, और इसी कारण तुर्की में चल रही वार्ता बीच रास्ते ही खत्म हो गई और क्षेत्र में शांति का सपना फिर से टूट गया। आइए अब समझते हैं कि तालिबान मंत्री के बयान का असली मतलब क्या है। तो मौलवी हबीबुल्लाह आगा के इस बयान का मतलब यह है कि अफगानिस्तान अब पुरानी सोच से बाहर निकलना चाहता है। पहले जिस देश की ताकत तलवार और बंदूक से मापी जाती थी, अब वही देश विज्ञान और तकनीक को अपनी नई पहचान बनाना चाहता है। हबीबुल्लाह आगा का कहना है कि आज की लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि मशीनों और दिमाग की दुनिया में होती है। उन्होंने अफगान युवाओं को यह संदेश दिया कि अगर वे अपने देश को बचाना चाहते हैं तो उन्हें विज्ञान, इंजीनियरिंग और तकनीक में निपुण होना पड़ेगा। इस तरह वो ये जताना चाहते हैं कि इस्लाम या अफगान पहचान अब पिछड़ेपन की नहीं बल्कि आधुनिकता की मिसाल बन सकती है। साथ ही उन्होंने पश्चिमी सभ्यता और ईसाई देशों पर यह तंज भी कसा कि आधुनिकता सिर्फ पश्चिम की बपौती नहीं है बल्कि मुसलमानों में भी उतनी ही बुद्धिमत्ता और नवाचार की क्षमता है। उनके इस बयान का एक राजनीतिक संदेश भी छिपा है, जिससे तालिबान ये दिखाना चाहता है कि वो अब सिर्फ कट्टर विचारधारा से नहीं बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता से भी अफगानिस्तान की ताकत बढ़ाना चाहता है। अब जानते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका को लेकर इस बयान की गहराई क्या है। तो हबीबुल्लाह आगा का यह बयान सिर्फ शिक्षा या विज्ञान की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे अफगानिस्तान की भू राजनीतिक बेचैनी भी झलकती है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिकी ड्रोन अब भी अफगानिस्तान के आसमान में घूमते हैं और तालिबान के पास उन्हें रोकने की ताकत नहीं है। ये बात तालिबान की कमजोरी और अपमान दोनों को दर्शाती है। आगा का यह कहना कि हमें ड्रोन और मिसाइलें खुद बनानी होगी, वास्तव में अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को सीधी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान लगातार अफगान सीमा पर तनाव फैला रहा है और दूसरी ओर अमेरिका अब भी अपने ड्रोन से दबाव बनाए हुए है। इस बयान के जरिए तालिबान ये जताना चाहता है कि अगर उसे मौका मिला तो वो न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि तकनीकी रूप से भी अमेरिका और पाकिस्तान के सामने खड़ा होगा। ये सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि तालिबान की नई वैचारिक दिशा का संकेत है, जो ग्रेटर अफगानिस्तान के सपने को अब तलवार नहीं बल्कि मिसाइल से पूरा करना चाहता है। चलिए अब जानते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पानी की जंग कैसे शुरू हुई। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो नया विवाद खड़ा हुआ है वो बंदूक या गोली से नहीं बल्कि पानी से जुड़ा है। तालिबान की सरकार ने अब भारत के समर्थन से कुनार नदी पर बांध बनाने का ऐलान कर दिया है। ये वही नदी है जो अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में जाती है और वहां के लाखों लोगों की जिंदगी का सहारा है। भारत ने तालिबान को इस प्रोजेक्ट के लिए तकनीकी और नैतिक समर्थन दिया है ताकि अफगानिस्तान अपनी जल संपत्ति पर नियंत्रण रख सके। ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब दोनों देशों के बीच सीमा पर लगातार झड़पें हो रही हैं और पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान का गुस्सा अपने चरम पर है। अब तालिबान भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान का पानी रोकने की तैयारी में है, ठीक वैसे ही जैसे भारत ने सिंधु जल संधि के जरिए पहले पाकिस्तान पर दबाव बनाया था। ये निर्णय दक्षिण एशिया के लिए एक नया वाटर वॉर यानी पानी की लड़ाई की शुरुआत साबित हो सकता है। अब समझते हैं कि इस बांध से पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर तालिबान वाकई कुनार नदी पर यह बांध बना देता है
तो पाकिस्तान के लिए ये किसी आर्थिक आपदा से कम नहीं होगा। अभी तक पाकिस्तान को हर साल करीब 17 मिलियन एकड़ फीट पानी इस नदी से मिलता है, लेकिन बांध बनने के बाद ये घटकर लगभग 3 मिलियन एकड़ फीट कम हो जाएगा। इससे न सिर्फ पेशावर और पंजाब प्रांत की फसलों पर असर पड़ेगा, बल्कि पाकिस्तान के तरबेला बांध का जलस्तर भी नीचे चला जाएगा, जिससे बिजली उत्पादन और सिंचाई दोनों पर संकट आ जाएगा। भारत की भूमिका इसमें बेहद अहम है, क्योंकि भारत पहले से ही अफगानिस्तान में सलमा बांध जैसी परियोजनाएं बना चुका है, जिसने काबुल को ऊर्जा और स्थिरता दी थी। अब जब भारत तालिबान को तकनीकी सहायता देगा तो पाकिस्तान की मुश्किलें कई गुना बढ़ेंगी। ये कदम तालिबान के लिए आत्मनिर्भरता और भारत के लिए रणनीतिक विजय साबित होगा, जबकि पाकिस्तान 2 मोर्चों से जल संकट में फंसकर अपनी नींद खो देगा। चलिए अब जानते हैं कि तालिबान ने पाकिस्तान को क्यों दी खुली धमकी। तो अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने पाकिस्तान को जिस तरह से चेतावनी दी है, वो एक कड़ा संदेश है। हक्कानी ने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि अफगानिस्तान का इतिहास रहा है कि उसने कभी किसी साम्राज्य के आगे झुकना नहीं सीखा, चाहे ब्रिटिश साम्राज्य हो, सोवियत संघ हो या फिर अमेरिका। हर ताकत को अफगान योद्धाओं ने घुटने टेकने पर मजबूर किया है। हक्कानी का यह बयान पाकिस्तान की हालिया गीदड़ भभकियों के जवाब में आया है, जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी दी थी। हक्कानी ने कहा कि पाकिस्तान को अपने आंतरिक मामलों को अपने देश में ही सुलझाना चाहिए, अफगानिस्तान को दोष देने की आदत छोड़ देनी चाहिए। यह बयान न सिर्फ पाकिस्तान को चेताने वाला है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक संदेश है कि अफगान अब किसी के कहने पर झुकने वाले नहीं हैं। अब समझते हैं कि सिराजुद्दीन हक्कानी के बयान के पीछे क्या रणनीति छिपी है। तो सिराजुद्दीन हक्कानी वही व्यक्ति हैं जिन्हें कभी पाकिस्तान का सबसे करीबी माना जाता था। उन्होंने पाकिस्तान के इशारों पर अफगानिस्तान में कई आतंकी हमले करवाए, यहां तक कि भारत के दूतावास पर भी हमला किया। लेकिन अब वही हक्कानी पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहे हैं। असल में तालिबान सरकार अब यह संदेश देना चाहती है कि अफगानिस्तान पूरी तरह स्वतंत्र है और किसी की कठपुतली नहीं। उन्होंने पाकिस्तान को यह भी कहा कि जब तुम अपनी समस्याएं अफगानिस्तान में लाते हो तो तुम्हारे छिपे हुए इरादे साफ झलकते हैं। उन्होंने चेताया कि अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमाओं के भीतर अशांति फैलाने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत भयावह होगा। आइए अब जानते हैं कि पाकिस्तान की तालिबान नीति कैसे उसके ही लिए जाल बन गई। तो बात शुरू होती है उस वक्त से जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई थी। पाकिस्तान को लगा था कि अब काबुल उसकी जेब में होगा। आईएसआई के अफसर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें यकीन था कि तालिबान की हुकूमत से इस्लामी भाईचारे का नया दौर शुरू होगा। लेकिन 4 साल बाद वही तालिबान अब पाकिस्तान की सीमाओं पर खून बहा रहा है। यह वही तालिबान है जिसके दम पर पाकिस्तान ने अमेरिका को हराने का सपना देखा था, पर अब वही उसके लिए बुरे सपने से कम नहीं। अफगान सीमा पर हुए झगड़े, सैनिकों की मौतें और काबुल पर पाकिस्तान के हमले दिखाते हैं कि इस रणनीति ने देश को अंदर से हिला दिया है। पाकिस्तान ने सोचा था कि तालिबान उसका मोहरा बनेगा, लेकिन हकीकत में तालिबान ने अपने पैर जमा लिए हैं और अब वो किसी के इशारों पर नहीं चलता। जो देश कभी आतंकवाद को अपनी नीति मानता था, आज उसी आतंकवाद से जल रहा है और तालिबान की ताकत पाकिस्तान की कमजोरी बन चुकी है। ये ज्वाला अब सीमाओं से आगे बढ़कर पूरे देश में फैल रही है। अब समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात कैसे उसकी कमजोरी बढ़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान अब 2 तरफ से जूझ रहा है, बाहर तालिबान से और अंदर अपने ही घर के चरमपंथियों से। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के समर्थक सैन्य कार्रवाई के खिलाफ खड़े हैं, जिससे आतंकियों को खुली छूट मिल रही है। लाखों अफगान शरणार्थियों को निकालने की धमकी ने सीमावर्ती इलाकों में आग लगा दी है। जनता पहले ही गरीबी और असुरक्षा से टूटी हुई है, ऊपर से सरकार की दोहरी नीति ने गुस्सा और बढ़ा दिया है। सेना और सरकार में तालमेल नहीं है, हर कोई अपना वर्चस्व चाहता है। तालिबान के साथ झगड़ा पाकिस्तान को इस मोड़ पर ले आया है जहां अब या तो उसे खुली जंग लड़नी होगी या अपने ही अंदर सुधार करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा डर यही है कि जिस आग को पाकिस्तान ने खुद जलाया, वही आग अब उसे पूरी तरह भस्म करने लगी है। ये कहानी सिर्फ सीमा की नहीं, बल्कि उस सोच की भी है जिसने पाकिस्तान को आज अपनी ही बनाई नीति का कैदी बना दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।